मुझे अपना घर किसी शरीफ लोगों को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भारी जवानी में ही विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए। मैंने तुरंत उन्हें घर किराए पर दे दिया। मुझे लगा कि वह बूढ़ा और लड़की बाप बेटी होंगे, मगर मैं हैरान रह गई कि जब लड़की बोली, यह मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे पति हैं। मगर मुझे हर रात उसे लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आई और मेरी आंख खुल जाती और मैं रात भर जगती। मुझे डर लग रहा था कि उसे लड़की पर कोई जुल्म हो रहा है। मैंने छुपकर उसे लड़की को अपने रूम पर बुलाया तो वह लड़की मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो बोली, दीदी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो ऊपर के कमरे में कैमरा लगा दीजिए। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बूढ़ा लड़की के साथ मेरे पति राज के जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। बस मैं थी और मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आजकल रात में कुत्ते बहुत भौंकते और उनके भौंकने की आवाज सुनकर मैं डर जाती थी। शायद जब राज थे तब भी ये कुत्ते भौंकते थे, मगर सर पर पति का साया सलामत रहे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता। ना ही इन कुत्तों की आवाज मुझे डरती और ना ही यह अकेलापन। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाती थी। मैं यह सोचकर भी डर जाती थी कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि आजकल के चोर तो घर के समाज लूटने के साथ साथ घर की औरतें की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। सड़ी रात मुझे बस यही लगा रहता कि शायद यह कुत्ते चरों को देखकर भौंकते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के द्वार में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। यूं तो मैं अपने मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी, लेकिन आज खासकर इसी कम के लिए आस-पास के लोगों के घर गई। मैंने अगल बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, और शर्त यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त घर में दो लोग आ गए। एक बुजुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से जानती नहीं हूं, आप अपना परिचय दीजिए। उसे आदमी ने कहा, आपने कहा था कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसीलिए यहां आ गए। मैंने भी सहमति में अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मुझे भी आप ही जैसे लोगों की जरूरत थी। ये तो अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी हमारे घर पर रहेंगे। मेरे इतना कहते ही वह लड़की बोल पड़ी, नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं, ये मेरे पति हैं। उसे उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान थी और दोनों को एक तक नजरों से देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, पहले आप यह बताइए कि क्या आप यह घर हमें किराए पर देगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला घर आपको किराए पर देना चाहती हूँ। तभी उसे शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे शख्स की पत्नी की तरफ देखा तो उसे देखकर लगा कि वह बहुत परेशान हो, उसके दिल में कुछ चल रहा हो, मुझे कुछ बताना चाहती हो और बहुत घबराई हुई हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद यह मेरा वहम हो। मैंने उन लोगों को ऊपर वाला घर दिखा दिया जो कि उन्हें बहुत पसंद आया था। किराए की बात हुई तो बूढ़ा मुंह मांगा, किराया भी देने को तैयार थे। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले घर की चाबी उन्हें थमा दी और सुकून भरी लंबी सांस लेकर नीचे आ गई थी। मुझे प्रमोद और उसकी वाइफ सलोनी बहुत अच्छे लगे। सलोनी तो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। ना जाने उसके घर वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स से करवा दी। शाम हुई तो मैंने सोचा कि वह लोग आज ही तो आए हैं, आज तो उन्हें अपना घर सेट करने में ही काफी वक्त लग जाएगा। इसीलिए शाम का खाना उन्हें मैं बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने अच्छे तरीके से ड्रेस सजाई और खाना लेकर ऊपर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी।
पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं यह सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया कि नहीं। शायद मुझे इन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं वापस लौटने ही लगी थी, तभी अचानक से दरवाज़ा खुला गया। सामने बूढ़ा प्रमोद खड़ा था। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन, अपने बेवजह तकलीफ की। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। प्रमोद ने कहा, सलोनी खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने कहा, उसे बोल दीजिए कि आज के दिन वह आराम कर ले। वैसे वह है कहाँ, मैं ज़रा उससे भी मिल लूं। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल ही हुई कि अचानक प्रमोद मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल सलोनी सो रही है। उसके सर में तेज दर्द था। अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रमोद की बताने पर मैंने सर हिला दिया और वापस चली आई, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं तो सोच में पड़ गई कि प्रमोद एक ही वक्त में कैसे अपनी बात को बदला था। पहले तो वह कह रहा था कि सलोनी किचन में खाना बना रही है और उसके तुरंत बाद उसने कहा कि वह सो रही है। मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि दाल में कुछ ना कुछ कला तो जरूर है। मैं इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह लोग वहां पर किराएदार के तौर पर आए थे। खाना खाने के बाद मैं सोचने लगी कि सलोनी मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक सलोनी का इंतजार किया था, लेकिन वह नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोनी चली आई। मैं सोच रही थी कि आज मुझे चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और सोने लगी कि मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ में है। मैं बहुत डर गई थी। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से राज मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। यह आवाज कम नहीं हो रही थी, बल्कि लम्हा डर लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। डरते डरते मेरी पूरी रात गुर्जर गई। तब जाकर लड़की की आवाज रुकी थी। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और चाय पीने के बाद मैं बाहर में आकर बैठ गई। मैंने प्रमोद को देखा। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वह बहुत घबराए हुआ था। मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी से निकलकर बाहर चला गया। शायद वह मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर चला गया था। उसके हुलिया से लग रहा था जैसे वह काम के सिलसिले में बाहर गया हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक वह घर वापस नहीं आया था। मुझे यकीन हो गया कि वाकई में वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गया है। मुझे यह वक्त सही लगा, क्योंकि कल से मेरी सलोनी से बात नहीं हो पा रही थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक गई और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाने लगी और इसी इंतज़ार में थी अभी सलोनी दरवाज़ा खोल देगी। मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था और यह कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से यहाँ आई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय दोबारा फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी सलोनी की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। वह कहने लगी, मेरी दीदी, आप ही है ना? मैंने कहा, हाँ मैं हूँ, तुम पहले दरवाज़ा तो खोलो। तभी मुझे सलोनी की आवाज़ आई। उसने कहा, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? दरवाज़ा तो प्रमोद बाहर से ताला लगाकर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, सलोनी, तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझे ज्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा ना दे दूं। मैं सलोनी की यह हालात देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा पहले तुम यह बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी दर्द भरी हंसी सुनाई दी और वह कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है।
रुपया, पैसा, कपड़े, जूते मेरे पास। हर वो एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालात देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, सलोनी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह बोली, मेरी मदद तो मेरे अपनों ने नहीं तो आप क्या करेगी? बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यही कहकर मैं वापस पलटने लगी, तभी सलोनी बोली, निधि दीदी, आप ये सब प्रमोद को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। यही कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर सलोनी के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों। अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी उसी पर शक करते हुए गुजर देगा। शाम हुई तो प्रमोद वापस आया। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर ऊपर चला गया। मैं सोने लगी। काश प्रमोद अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अकेली हूं और सलोनी भी। हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपना गम भी बांट लेती। अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपनी रोजमर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोनी नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुने दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आ गया कि यह आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला, मुझे इसका पता हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाजा हो गया कि यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही है और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी है। एक लम्हे के लिए मैं सुन रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी और कमरे तक पहुंच गई। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है किसी ने दरवाजा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दरवाजा खटखटाना से अंदर चिल्लाने की आवाज कम हो गई। दरवाजा पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं हॉल में बैठ गई। बैठे बैठे फिर सुबह हो गई। सुबह प्रमोद जब नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने ही वाला था, तभी मैं बोली, प्रमोद साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने उस शख्स के चेहरे पर एक खौफ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप मुझे क्या पूछना चाहती हैं। प्रमोद का चेहरा उदास हो गया और वह कहने लगा, आपको सलोनी की फिक्र हो रही है, ना कि रात को वह क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता होती है, मगर मैं कुछ भी करने से मजबूर हूं। अगर आपके पास कोई हाल हो तो जरूर बताइएगा, मैंने देखा यह सब। कहते हुए प्रमोद की आंखों से आंसू निकाल गए थे और वह मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू पोंछने लगा। मैंने कहा, पहले आप यह बताएं कि उसके साथ परेशानी क्या है, तभी तो मैं कोई हल बताऊंगी। मेरे सवाल पर प्रमोद ने अपना सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, सलोनी की सबसे बड़ी परेशानी उसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैं हैरत से प्रमोद की तरफ देखने लगी तो उसने कहा, मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए कि क्या सलोनी जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उसे दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझे बस यही गलती हुई कि मैं सलोनी के बाप के बातों में आ गया। सलोनी का पिता मुझसे 10 लाख लिया था, वह 2 साल के वादे पर, लेकिन 5 साल गुजर गए और वह कर्ज नहीं लौटा रहा था। वह हर रोज बस यही कह रहा था कि आज दूंगा, कल दूंगा, पर अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो कि पैसे के बदले तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तभी उसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और कहने लगा, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और शख्स से पैसे लेकर इसे उसके हवाले कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे।
वह कुछ दिन बाद पेट से हो गई और बच्चा पैदा होते वक्त उसकी हालात बिगड़ने लगी और वह मुझे छोड़कर चलवासी ना वह बच सकी और ना ही मेरा बच्चा। तब से मैं अकेला ही था और मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मगर उम्र बढ़ाने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। जी चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। और फिर उसे दिन जब सलोनी पिता ने सलोनी की तस्वीर दिखाई है और कहा कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा, तो फिर मैं उसकी बात में आ गया और सलोनी से शादी कर ली। शादी की रात सलोनी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसीलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करता हूं। मैं यूं ही घर बदलते रहता हूं, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग सलोनी की वजह से मुझे जीने नहीं देते। यह मेरा तीसरा घर है। यहां आते वक्त मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था कि मुझे इस आखिरी उम्र में उसे जलील मत करो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और यहां आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें सलोनी का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमाग के तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को जख्मी भी कर देती है। इसीलिए मैं कहीं जाता हूं तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूं। मैं यह सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और मैंने बड़े गौर से प्रमोद की तरफ देखा तो उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। उसने कहा, हाँ 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 बोलिए, आप सलोनी को बाहर से बंद करके मत जा करिए, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालात में कोई सुधार आए। प्रमोद मेरी बात से परेशान हो गया और कहने लगा, आप यह सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालात का अंदाजा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तो वह इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूं, अगर पीछे से वह आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा नुकसान कर दें। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर सलोनी ने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसका कसूरवार मैं किसी को नहीं ठहरा। हंगी, आप बस उसे बाहर से लॉक करके मत जाइए। प्रमोद बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपने जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि सलोनी को गुस्सा आ रहा है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाएगा का। मैंने सर हिला दिया तो वो उठकर चला गया। मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा सलोनी सोफे पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी और बार बार अपने आंसू पछे रही थी। वह अचानक मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पर यह सब कैसे हो गया? आप यहां पर कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिली? मैंने कहा, बस ये तुम्हारी निधि दीदी का कमाल है। सलोनी धक से रह गई और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। मैंने कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछने आई हूं सलोनी। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम रात के वक्त तुम चीखने चिल्लाने क्यों लगती हो? यह सच था कि मैंने प्रमोद की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं सलोनी की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यह था कि प्रमोद ने कहीं मुझे पागल ना बनाया हो। वह घबराई हुई थी, कहने लगी, नहीं, मुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। प्रमोद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उसे लड़की की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो यह कुछ और कह रही थी। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाइए कि आपने अपने कमरे की कैसी सजावट की है। मैंने कहा, ठीक है, चलो दिखाती हूं। मैं सलोनी को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही उसने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जलने का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछा, ये क्या है? तो वह कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बातें की, लेकिन ना जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली।
शायद वह कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगाकर रखा है। वो मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखा है। इसीलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ में पर बहुत जुल्म करता है। ये जो रात रात भर में चीखती रहती हूं ना, ये बेवजह नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से देख ले कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले कमरे में लगा दें। जब कैमरे का मंजर रिकॉर्ड हो जाएगा तो वह सब आप पुलिस को दिखाएंगे तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूं। सच तो ये था कि मैं इन दोनों पति पत्नी की बातों में फंसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों ही के बातों पर यकीन आ जाता था, पर सच तक पहुंचने का एक ही हल था, और वह था कि मैं सच में ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगा दूं। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज आई और सुबह प्रमोद मेरे सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करता, और दिन के समय सलोनी मेरे सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा। मैं सलोनी का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ी, अपना मेकअप, कपड़ा, गहना सब कुछ दिखाई और उससे बातें करती ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए और वह मेरे साथ खुश रहे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती। मैं चाहती कि अगर प्रमोद मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए, और अगर सलोनी बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। आज शाम मैंने खीर बनाया तो सोचा सलोनी को दे दूं। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर खीर देने गई। तभी सलोनी की आवाज मेरे कानों तक आई। वो किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना, वो कमजोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने सलोनी का किरदार एक सवाल बनकर आ गया। शायद सलोनी गलत है। वह हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती है और प्रमोद को काबू कर लेती है। क्या पता बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती हो ताकि लोग प्रमोद को गलत समझे और वह अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त लेडीज कांस्टेबल को फोन किया और यहाँ का सर माजरा बता दिया। मैंने उनसे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की जरूर है, तुम जरूर आ जाना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रोशनी, मैं यहाँ कैसे आई? वो बोली, निधि, तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दोनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई ग्रुप बड़ी चालाकी से लोगों के घर में चोरी कर रहे हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वह गैंग हमारे हाथ आ गई। मैंने कहा, वो कैसे? पुलिस कांस्टेबल रोशनी ने बताया, निधि, जो तुम्हारे घर किराएदार रहते थे इस गैंग का हिस्सा थे। उनका तरीका यही है कि वह बेसहारा औरतें के घर किसी न किसी बहाने घुस जाते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसे की कोशिश करते। पति पत्नी के ऊपर इल्जाम लगता और पत्नी पति के ऊपर, और औरतें उनकी जाल में फेंस कर बाकी सब कुछ भूल जाती थी। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद सलोनी को घर की एक एक चीज दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात भी दिखा दिए। ये तो शुक्र मानो कि तुमने कल सलोनी की बातें सुन ली, नहीं तो क्या होता। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने वाले थे। लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती थी कि हम लोग मौके पर पहुंच गए और वो लोग पकड़े गए। मैं रोशनी की बातें सुनकर सुन रह गई कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुर्जर जाते हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगा है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरे लोगों से तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना।